दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है ईएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9। इसमें हम नदी, प्रपात, झीलें तथा अपक्षय एवं अपर्दन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम नदी, प्रपात और झीलों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं हैं? बर्लिन, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। तो इसमें देखिए दोस्तों, बर्लिन और बुखारेस्ट ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं हैं, जबकि बेलग्रेड और बुडापेस्ट ये दोनों राजधानी नगर हैं, ये डेन्यूब नदी के किनारे हैं। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, जबकि बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी है ये डेन्यूब तट से दूरी पर है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है और बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, ये डेन्यूब तट पर स्थित हैं। तो बर्लिन और बुखारेस्ट डेन्यूब तट के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मृत सागर किसके द्वारा निर्मित झील है? तो सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली द्वारा निर्मित एक झील है। ये जॉर्डन, इसराइल और वेस्ट बैंक में विस्तृत खारे पानी की झील है। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। तो याद रखिएगा, मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है या छोटी नदी है? तो सही उत्तर है मिस्र नदी जो है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और आसवान बांध और नासिर झील इसी पर स्थित हैं। और दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। यह किन देशों से होकर बहती है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रोमानिया या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों देखिए, डेन्यूब नदी आल्प्स पर्वत के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया, बुल्गारिया और रोमानिया से बहती हुई काला सागर में गिरती है। डेन्यूब बोल्गा नदी के बाद यूरोप की सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डेन्यूब दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया, बुल्गारिया और रोमानिया से बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, देखिए दोस्तों, जायरे या कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होने वाली नदी है और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जायरे नदी को ही कांगो नदी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई एक ऑप्शन नहीं बल्कि सी और डी दोनों ही सही होंगे। देखिए दोस्तों, कांगो नदी के बारे में देखिए, लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नील नदी है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में 6650 किलोमीटर दूरी में प्रवाहित होती है। नाइजर नदी ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित फूटा जलौन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिलती है और कांगो नदी ये जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आप जानते हैं ये जायरे नदी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यहाँ पर देखिए, ओरिनिको, टेनेसी, रियो ग्रांडे या कोलोरेडो?
तो सही उत्तर रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर बहती है, जो कि कोलोरेडो प्रांत यूएसए के सैन जुआन पर्वत से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और ये बिग बेंड नेशनल पार्क के खड्ड से होकर बहती है। तो याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर रियो ग्रांडे नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ से ढका रहता है? सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोराडो या मैकेंजी? तो सही उत्तर मैकेंजी नदी। देखिए दोस्तों, मैकेंजी नदी कनाडा में ग्रेट स्लेव झील से निकलकर आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में मिलती है, जो अधिकांश समय तक बर्फ से ढकी रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? हुआंगहो, नील, इरावदी या फिर मिसिसिपी? तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों हुआंगहो नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और कुछ अन्य नदियों की डेल्टाओं के बारे में जान लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है 1,05,641 वर्ग किलोमीटर में। मेकांग नदी 93,781 वर्ग किलोमीटर में। यांग टीसी नदी भी डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी, हुआंगहो, नील और इरावदी ये सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बाद मेकांग द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, हुआंगहो, नील, इरावदी और मिसिसिपी में सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये हुआंगहो नदी बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, हुआंगहो नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आपको बताना है नदी और उनसे संबंधित नगरों के बारे में। इरावदी, तो इरावदी यांगून। इसके अलावा रेड नदी जो है ये हनोई रेड नदी के किनारे है। मीनाम या जिसको चाओ फ्राया कहा जाता है ये बैंकॉक। और मिकांग नदी ये वियंतियाने के जो है वियंतियाने इसके तट पर स्थित है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी तटीय नगरों और उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत किए गए हैं। जो जोड़ा गलत है उनको बताइए। लंदन टेम्स नदी ये सही है। पेरिस सीन नदी सही है। न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी ये सही नहीं है। और दिल्ली यमुना नदी सही है। न्यूयॉर्क दोस्तों, न्यूयॉर्क किसके तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क देखिए हडसन नदी के किनारे स्थित है, न कि मिसिसिपी नदी के। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका गलत जोड़ा है। न्यूयॉर्क मिसिसिपी नहीं बल्कि हडसन नदी के किनारे है, जो कि अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जलप्रपात और उनकी अवस्थिति दी गई है। एंजल जलप्रपात दोस्तों वेनेजुएला में है। तुगेला जलप्रपात ये दक्षिण अफ्रीका में है। यूटी गर्ड जलप्रपात आपका नॉर्वे में है। और मूताराजी जिम्बाब्वे में है, याद रखिएगा। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। तो देखिए 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही विकल्प हो जाएगा। जलप्रपात और देशों के नाम इसमें दिए गए हैं। देखिए, इंगा प्रपात ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है, कांगो गणराज्य में। पाउलो अल्फोंसो जलप्रपात ये ब्राज़ील में स्थित है। बर्मिलियन प्रपात ये आपका कनाडा में है दोस्तों। और सिवना समुद्र प्रपात भारत में स्थित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? देखिए, सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। तो कौन सा विकल्प है? 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी सही सुमेलन है। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, इंगा प्रपात आपका कांगो गणराज्य में, पाउलो अल्फोंसो जलप्रपात ब्राज़ील में, बर्मिलियन प्रपात कनाडा में और शिवना समुद्र प्रपात भारत में है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? आपको बताना है।
तो नियाग्रा फॉल आप जानते हैं दोस्तों कि नियाग्रा इरी और ओंटारियो झील के मध्य नियाग्रा नदी पर है, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झील के मध्य नियाग्रा नदी पर है, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलोराडो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है आंग्ल अमेरिका में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना नेवादा प्रांतों की सीमा पर कोलोराडो नदी पर जो कैनियन है उसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। यहाँ संगमरमर मिलता है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को संयुक्त रूप से आंग्ल अमेरिका कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखियों से संबंधित है? प्लाया झील, क्रेटर झील, गोखुर झील या पेटरनास्टर झील? तो सही उत्तर है, आप जानते हैं, क्रेटर झील ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। क्रेटर की प्रकार होते हैं जिनका ढाल शंकु पर आधारित होता है। क्रेटर में जब जल भर जाता है तो क्रेटर झील की रचना होती है। तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी से क्रेटर झील संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजारों झीलों की भूमि का देश किसे कहते हैं? आप जानते भी हैं, फिनलैंड को कहा जाता है। और यहाँ छोटी बड़ी झीलों को मिलाकर 1,88,000 झीलें हैं। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा यूरोप की चौथी सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की झील है। तो एक प्रश्न तो आप जानते थे कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, लेकिन फिनलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम साइमा है। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका और कुछ एशिया में, या फिर कुछ यूरोप और कुछ एशिया में। तो सही उत्तर है कैस्पियन सागर कुछ यूरोप और कुछ एशिया में स्थित है। कैस्पियन सागर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियाँ गिरती हैं। इसका कुछ भाग यूरोप में और कुछ भाग एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पेरिस दोस्तों ये सीन नदी के किनारे है। ऑप्शन बी आपका उत्तर है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। शिकागो मिशिगन सही सुमेलित है। डुलुथ सुपीरियर झील सही सुमेलित है। टोरंटो ह्यूरन झील ये सही सुमेलित नहीं है। और बुफेलो इरी झील सही सुमेलित है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कनाडा का शहर टोरंटो ह्यूरन झील के किनारे नहीं, ओंटारियो झील पर या ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, टोरंटो दोस्तों ओंटारियो झील के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में से मिशिगन एकमात्र झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो याद रखिएगा, मिशिगन झील केवल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह से स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? इसमें आपको बताना है। देखिए, अक्सम्बो बांध घाना सही है। हुअर बांध यूएसए ये भी सही है। कुरोबेगावा बांध जापान सही है। और बारगेम्बा बांध ये दक्षिण अफ्रीका सही नहीं है। बारगेम्बा बांध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, न कि दक्षिण अफ्रीका में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बारगेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। और सूची 1 में देखिए नदी और उनसे संबंधित बांधों का मिलान करना है। कोलोरेडो नदी पर हुअर बांध स्थित है, 1 का चौथा हो जाएगा। पनामा नदी पर दोस्तों इटाइपू बांध स्थित है, बी का तीसरा हो जाएगा। नील नदी पर आप जानते हैं आसवान बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध निर्मित है। तो ये हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो सही सुमेलन देख लेते हैं। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके कनेडियन शील्ड, पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र या साइबेरियाई क्षेत्र। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। देखिए, सबसे अधिक संख्या में झीलें स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जल की स्थिर और विशाल राशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो, झील कहलाती है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र विशेषकर फिनलैंड में पाई जाती हैं। फिनलैंड उत्तर यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है और फिनलैंड में लगभग 1,88,000 झीलें हैं। इसलिए इसको झीलों की वाटिका कहा जाता है। और आप जानते हैं कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा झील है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है? देखिए, छोटी बीटर झील, तुर्काना झील, टिमसाह झील या वृद्ध बीटर झील। तो तुर्काना झील। दोस्तों, तुर्काना झील ये रुडोल्फ झील अफ्रीका रिफ्ट घाटी में अवस्थित झील है। ये स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है। स्वेज नहरों के मार्ग में लिटिल बीटर झील, ग्रेट बीटर झील, टिमसाह झील और मंजला झील पाई जाती हैं। तुर्काना झील अफ्रीका में रिफ्ट घाटी में स्थित झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए, जो सागर हैं उनका पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और सबसे पूर्व में अरल सागर स्थित है। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम आप जान गए, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। अरल सागर का विस्तार दोस्तों कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। अब नदी, प्रपात और झीलों के बाद आइए देखते हैं अपक्षय एवं अपर्दन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेपण, पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता या अपर्दन? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, अपर्दन। दोस्तों, अपर्दन जो है ये ग्रेडेशनल क्रिया है, यानी अनुक्रमिक क्रिया है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर को कम को तल संतुलन कहा जाता है। और सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण वाले बल होते हैं और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विकर्षण बल होती हैं। तो अनुक्रमिक प्रक्रिया का उदाहरण अपर्दन है। अगला प्रश्न है, शीत प्रदेशों में निम्नांकित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं होता है? भौतिक, जैविक, रासायनिक या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैविक। दोस्तों, शीत प्रदेशों में भौतिक और रासायनिक अपक्षय प्रायः क्रियाशील होते हैं और ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जबकि शीत प्रदेशों में जैविक अपक्षय प्रायः क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि वनस्पतियों का विकास इस क्षेत्र में न के बराबर या अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। अपक्षय प्रक्रिया को तापमान, वर्षा, मृदा, खनिज आदि कारक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा शीत प्रदेशों में सतह यदि पूर्ण रूप से बर्फ से ढका है तो सभी प्रकार के अपक्षय स्थगित रहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? देखिए, कार्बोनेशन, अपपर्णन, ऑक्सीकरण या विलयन? तो सही उत्तर है अपपर्णन। दोस्तों, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण और विलयन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है, जबकि अपपर्णन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? देखिए, बेसिक आग्नेय, एसिड आग्नेय, उपर्युक्त दोनों और ए और बी में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेसिक आग्नेय। दोस्तों, देखिए, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से बेसिक आग्नेय चट्टानों जैसे बेसाल्ट का वियोजन सर्वाधिक होता है, वहीं एसिड आग्नेय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट का वियोजन कम होता है। अगला प्रश्न है, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सहयोग से चूना पत्थर की घुलन क्रिया द्वारा रासायनिक अपक्षय क्रिया संपादित होती है। अगला प्रश्न है, देखिए, किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट? तो दोस्तों, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों पर, यानी सी और डी दोनों सही हो जाएंगे इसमें।
ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों शैलों पर एक्सफोलिएशन यानी अपदलन अपक्षय विकसित होता है। ग्रेनाइट एक अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है जिस पर दाब मुक्ति द्वारा विघटन और अपदलन की प्रक्रिया होती है। ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं, जिस कारण उच्च दबाव और ताप के कारण उनमें कणों की संरचना होती है। लेकिन ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन लोप हो जाता है तो ये दबी चट्टानें ऊपर दृष्टिगत होती हैं और उन पर से दबाव हट जाता है। तो दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टानों में दरारें पड़ने से उनका विघटन अपदलन प्रारंभ हो जाता है। वहीं सतह पर बेसाल्ट चट्टानों का वायु और ताप द्वारा अपदलन या अपशल्कन होता है, लेकिन अपदलन की यह क्रिया ग्रेनाइट चट्टानों में सामान्य घटना है, जबकि बेसाल्ट में ग्रेनाइट की तुलना में कम अपदलन अपक्षय होता है। अपदलन क्या है आपको बताना है। जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैव रासायनिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय। तो सही उत्तर है भौतिक अपक्षय है अपदलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भंजन यानी शैटरिंग। इस प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है और चट्टानें टूटने बिखरने लगती हैं। कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, उपर्युक्त दोनों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। और आप जान लीजिए, गर्म प्रदेशों में जहाँ पर ताप अधिक होता है वहाँ वर्षा के जल और ताप के द्वारा भंजन यानी चट्टानों का टूटना होता है। सूर्यातप के द्वारा तप्त चट्टानों के ऊपर जब अचानक वर्षा की फुहारें पड़ती हैं तो उनमें शीघ्रता से चटकने पड़ जाती हैं और चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। रेगिस्तानी भागों में अचानक वर्षा के कारण ये क्रिया अधिक रूप से संपादित होती है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि चट्टानों पर तापीय अंतर के परिणाम को ज्ञात करने के लिए ग्रिक्स महोदय ने विद्युत हीटर और ठंडी पवन का सहारा लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में इस क्रिया के कारण चट्टानों का बिखरना सामान्य घटना है। अगला प्रश्न है, अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, अपक्षय, अपरदन, भूस्खलन या साधारण भूस्खलन। तो सही उत्तर है अपक्षय। देखिए दोस्तों, स्पार्क महोदय के अनुसार प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा जो अपघटन और विघटन होता है उसको अपक्षय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कणिकामय विघटन किसका एक उदाहरण है। यांत्रिक अपक्षय का, रासायनिक अपक्षय का, पादप अपक्षय या कोई नहीं। तो सही उत्तर है कणिकामय विघटन यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण है। यांत्रिक या जिसको भौतिक अपक्षय भी कहा जाता है। चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होती है और ताप के प्रभाव में विभिन्न मात्रा में फैलती और सिकुड़ती हैं। परिणाम स्वरूप ये चट्टानें छोटे छोटे कणों के रूप में विघटित हो जाती हैं। इसे कणिकामय विघटन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अपरदन प्रक्रिया में विलयन द्वारा पदार्थ का अपनयन क्या कहलाता है। तो उत्तर है दोस्तों संक्षारण। देखिए, अपरदन प्रक्रिया में विलयन द्वारा पदार्थ का अपनयन ये घोलीकरण या फिर संक्षारण कहलाता है। इसके अंतर्गत होता यह है कि बहते जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर शैल से अलग हो जाते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित आकृतियां हैं। ऑप्शन है संक्षारण, सन्निघर्षण, अपघर्षण या अपवाहन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं अपघर्षण से संबंधित आकृतियां हैं। दोस्तों, ये नदियों के लंबवत अपघर्षण से बनती हैं जिससे गहरे गर्त का निर्माण होता है और नदी की घाटी गहरी होती है। जल गर्तिका लंबवत अपघर्षण द्वारा निर्मित एक जलाकृति है, स्थलाकृति है। इसमें नदी की घाटी गहरी होती है और जब जल गर्तिका की गहराई और व्यास अधिक होती है तो उसको अवनमन कुंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है लौह युक्त, सिलिका युक्त, चूना युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से लौह युक्त चट्टानें अपघटित होती हैं। जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव अधिक होता है। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है और इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बनते हैं जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है
ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों में लोहा, लौह सल्फाइड और पायराइट के रूप में पाया जाता है। इन पर ऑक्सीकरण का प्रभाव प्रायः जंग लग जाती है, जिस कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। और उष्ण आर्द्र भागों में ऑक्सीकरण अधिक सक्रिय रहता है, जिससे रासायनिक परिवर्तन के कारण यहाँ पर मिट्टियों का रंग लाल, पीला या भूरा हुआ करता है। अगला प्रश्न है, अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है क्या कहलाती है? तो उत्तर है जल योजन। दोस्तों, हाइड्रेशन या जल योजन अपक्षय की वह प्रक्रिया है जो खनिजों में जल की वृद्धि से उत्पन्न होती है। देखिए, जब जब जल जो है चट्टानों के या खनिजों के संपर्क में आता है तो चट्टानें जल सोख लेती हैं और उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। चट्टानों के आयतन में विस्तार के कारण उनके कणों तथा खनिजों में तनाव की स्थिति पैदा होती है, जिससे कि चट्टानें टूटकर, फैलकर टूटने लगती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तनाव, संपीड़न, भ्रंशन और अपर्दन। तो इसमें देखिए, अपर्दन जो है ये भूपटल या बहिर्जात बल का जो है प्रमुख कारक है। इसके अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रिया होती है और ये अंतर्जलित बल नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण जो है अपर्दन का कारक कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवाहित जल जो है ये पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। बहते हुए जल का अपर्दन कार्य अन्य अपर्दन कारकों से अधिक व्यापक होता है। और अपर्दन के अन्य कारकों में देखिए हिमानी, पवन, भूमिगत जल हैं। और डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र को भौगोलिक नाम दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल एल सी किंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एल सी किंग द्वारा जो ये सिद्धांत दिया गया है उनमें से जो है अनेक विद्वानों ने इस संबंध में कई सिद्धांत दिए हैं। इसमें एल सी किंग का ढाल प्रतिस्थापन मॉडल है, फिर पिंक का ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, वुड का अनाच्छादनात्मक ढाल संकल्पना, किंग का पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत, स्ट्राहलर की संकल्पना, यंग की संकल्पना और सैविजियर की संकल्पना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल एल सी किंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, ढाल पतन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आप जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा है, डब्ल्यू.एम. डेविस। डब्ल्यू.एम. डेविस द्वारा दोस्तों ढाल पतन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी है? तो उत्तर है, अपर्दन के सामान्य चक्र अवधारणा की संकल्पना डेविस डब्ल्यू.एम. ने दी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, इसकी व्याख्या अगर जो देखें तो अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना डब्ल्यू.एम. डेविस ने की थी। और देखिए, इन्होंने सामान्य अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई हैं, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण। इन्होंने बताया कि नदी का प्रधान कार्य सतह के ऊपर विषमताओं को दूर करके समतल की स्थापना करना है। इसके लिए नदी उत्थित स्थलखंडों को काटकर उसे नीचा करके आधार तल तक लाने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है दोस्तों, ये कथन डेविस का है, जो कहते हैं कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उभरा हुआ भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो उत्तर है, 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है डेविस ने अपर्दन चक्र की, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण। अगला है कि पदार्थों के निक्षेपण के कारण भूमिगत जो निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, पदार्थों के निक्षेपण के कारण जो भूमि सतह की निर्मित अवस्था है उसको अधिवृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और अपवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियों द्वारा पदार्थों के निक्षेपण के कारण जो भूमि सतह की सामान्य रचना को अधिवृद्धि कहा जाता है। यदि नदियों द्वारा निक्षेपित नदभार गिरिपथ से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैलता है तो उसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है।
अगला प्रश्न है स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है, ये कथन किससे संबंधित है? आपको बताना है स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है। तो ये कथन डेविस महोदय का है। डेविस ने स्थल रूपों को संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल बताया है और इस प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियाँ आती हैं जिससे पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है और इसे डेविस का त्रिकूट भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का फल है? तो आप जानते हैं WM डेविस का कथन है ये कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल है। अगला प्रश्न है भूदृश्य संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन डेविस का है। और डेविस के बारे में ये जो प्रश्न है दोस्तों कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें देखिए ये अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है? तो आप जानते हैं ये डेविस का कथन है। अगला प्रश्न है अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? देखिए बाढ़ का मैदान, पेन मैदान, पेनी प्लेन, बाजरा या डेल्टा मैदान। तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनी प्लेन जो है ये अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम परिणाम है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। डेविस के अपर्दन चक्र का अंतिम चरण पेनी प्लेन है। पेनी प्लेन समतल मैदान का एक रूप है। इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन्हें डेविस ने मोना डाइक की संज्ञा दी है। मोना डाइक का नामकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की मोनाडाक पहाड़ी के नाम पर मोनाडनाक पहाड़ी के नाम पर किया गया है। तो याद रखिएगा अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण पेनी प्लेन है। अगला प्रश्न है अपर्दन चक्र की संकल्पना पर सबसे पहले प्रकाश डालने वाला कौन था? तो उत्तर है डेविस। दोस्तों अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। वाल्टर पेंक जो कि जर्मन विद्वान थे, इन्होंने मार्फोलॉजिकल एनालिसिस या मार्फोलॉजिकल सिस्टम के नाम से स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों WM डेविस का नाम प्रसिद्ध है किससे? तो आप जानते हैं अपर्दन चक्र की विस्तृत व्याख्या और सिद्धांत देने से WM डेविस का नाम प्रसिद्ध है और ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान रहे हैं। अगला प्रश्न है पैन प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों पैन प्लेन की संकल्पना CH क्रिकमे द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पैन प्लेन की संकल्पना CH क्रिकमे द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्रिकमे ने डेविस के भौगोलिक चक्र में संशोधन किया और उन्होंने डेविस के पेनिप्लेनेशन के स्थान पर पैन प्लेनेशन को अधिक प्रभावकारी बताया और कहा कि चक्र के अंत में पेनिप्लेन न बनकर पैन प्लेन निर्मित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं? डेविस, पेंक, किंग या किसी की भी नहीं? तो उत्तर है पेंक। दोस्तों पेंक के अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं। अगला प्रश्न है पेंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों इंडरम्प कहा जाता है। पेंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए पेंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को इंडरम्प कहा जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए पेंक ने प्राइमारंभ नामावली का प्रयोग किया है और पेंक के अनुसार स्थल रूपों का विकास 3 प्रावस्थाओं तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण के लिए जो है ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से नाम दिए गए हैं। इटक्वलुंग जो है इटवकलुंग का अर्थ विकास होता है। अगला प्रश्न है भू आकृति विज्ञान में प्राइमारंभ और इंडरम्प शब्दावलियों का प्रयोग किसने किया है? तो आप जानते हैं पेंक महोदय ने दोस्तों भू आकृति विज्ञान में प्राइमारंभ और इंडरम्प शब्दावली का प्रयोग किया है।
अगला प्रश्न है पिंक के अपर्दन चक्र में इटवी कलुंग का अर्थ क्या है। इटवी कलुंग इसका अर्थ क्या होता है जो पिंक का अपर्दन चक्र है। तो सही उत्तर है इसका अर्थ होता है डेवलपमेंट यानी विकास, इटवी कलुंग का अर्थ। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें देखिए विद्वान और उनके द्वारा प्रस्तुत स्थलाकृति की व्याख्या है। डेविस का पेनी प्लेन है तो ए का दूसरा हो जाएगा। पिंक का इंडरम्फ है, बी का तीसरा है। किंग द्वारा दोस्तों पेडी प्लेन की जो है स्थलाकृति की बात की गई और गिलबर्ट द्वारा ग्रेड। तो देखिए गिलबर्ट द्वारा ग्रेड जो है इसका विवरण दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4 आपका कोई नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि यही सही सुमेलन है। ए का दूसरा, ए बी सी डी, 2, 3, 1 और 4 ये आपका सही सुमेलन है। यहाँ पर देखिए 2, 3, 1, 4 कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है अपर्दन चक्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए अपर्दन का भौगोलिक चक्र WM डेविस, पेडिप्लेनेशन का चक्र LC किंग, सवाना का अपर्दन चक्र M मेरिसावा और एपिसोडिक अपर्दन चक्र SA सुम्स। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। सवाना का अपर्दन चक्र दोस्तों ये M मोरिसावा द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। FM थॉमस, MF थॉमस ने 1966 में अफ्रीका के शुष्क और अर्धशुष्क सवाना प्रदेश में स्थल रूपों के विकास के लिए सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और इसके अंतर्गत रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक सक्रिय है और अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो देखिए MF थॉमस ने दोस्तों सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना की है, M मोरिसावा द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अवतलन का सिद्धांत डार्विन। तो देखिए अवतलन का सिद्धांत डार्विन ये सही सुमेलित है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस सही सुमेलित है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत पिंक ये आपका सही सुमेलित नहीं है और हिमनद नियंत्रण सिद्धांत का संबंध प्रवाल भित्तियों से है और इसका प्रतिपादन डेली नामक विचारक ने किया था, पिंक ने नहीं। और वायव्य राशि सिद्धांत ये कांट ने इसकी संकल्पना दी है। तो देखिए तीसरा जो है ऑप्शन सी ये सही सुमेलित नहीं है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत पिंक द्वारा नहीं बल्कि डेली द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जल विभाजकों का नियम M मोरिसावा ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पेडिप्लेनेशन चक्र LC किंग सही है। पीडमांट ट्रैपेन W पिंक सही है और नदी जीवन का पूर्ण चक्र WM डेविस ये 3 आपके BCD सही सुमेलित हैं। ए जो जल विभाजकों का नियम है ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जल विभाजकों का नियम M मोरिसेवा ने दोस्तों टेक्टोनो जियोमार्फिक मॉडल दिया है, न कि जल विभाजक का मॉडल। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया हुआ चित्र जिसमें W पिंक के अपर्दन चक्र का वक्र निर्देशित किया गया है। इसमें देखिए ऊंचाई और टाइम इसमें दर्शाया गया है अपर कर्व और लोअर कर्व के आधार पर। इसमें आपको दिखाना है कि पिंक के अपर्दन चक्र का वक्र किन लक्षणों को दर्शाता है। इसमें तो ये ए स्थिति है, ये बी सी डी और ई स्थितियां हैं। इसमें आप देख सकते हैं ए स्थिति में केवल उत्थान को, ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर को, बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान को और ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन को। तो इसमें दोस्तों 3 और 4 आपके सही होंगे। देखिए बी की स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान और ई की स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जूते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये है दोस्तों हाइड्रोलिक एक्शन यानी जलीय क्रिया इसको कहते हैं। जूते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक सोपान यानी बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, संरचनात्मक सोपान यानी बेंच का निर्माण नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों के असमान अपर्दन क्रिया द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? कैम्बरिंग, एक्सोफोलिएशन, फ्लेकिंग और चेलेशन। तो सही उत्तर है चेलेशन। दोस्तों चेलेशन जो है यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। चेलेशन प्राणिवर्गीय अपक्षय की प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक अपक्षय की। इसके अंतर्गत जैविक पदार्थों द्वारा भिन्न प्रकार के अम्ल जनन से कई प्रकार की जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं और इसके कारण सेलों में विघटन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? कार्बोनेशन, अपदलन, जल योजन या फिर ऑक्सीकरण। तो सही उत्तर है अपदलन। दोस्तों अपदलन जो है इसमें ये रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है, बल्कि कार्बोनेशन या कार्बनीकरण, जल योजन या हाइड्रेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन ये रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में शामिल हैं, जबकि अपदलन जो है ये यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? हाइड्रेशन या जलयोजन, एक्सोफोलिएशन या अपपत्रण, कार्बोनेशन या कार्बनीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो उत्तर है एक्सोफोलिएशन या अपपत्रण। ये रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है, ये यांत्रिक अपक्षय से संबंधित है, जबकि हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और ऑक्सीडेशन रासायनिक अपक्षय से संबंधित क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आच्छादन प्रक्रमों के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय और परिवहन दिखाया गया है। तो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले अपक्षय होता है यानी सी पहले हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अपर्दन होता है, फिर ए हो जाएगा, इसके बाद आप देखिए परिवहन होता है। जब अपक्षय होता है उसके बाद अपर्दन होता है, फिर परिवहन होता है और फिर उसके बाद निक्षेपण हो जाता है। तो ये अनाच्छादन प्रक्रमों का सही क्रम है। तो सी ए डी बी, ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, पहला कथन है। और दूसरा कथन है, पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है, सही है। और तीसरा है, उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों 1, 2 और 3 ये तीनों ही आपके सही हैं। तो देखिए उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है, और उच्चतादर्शी वक्र जो है ये क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण नदी, जल प्रपात और झीलें तथा अपर्दन और अपक्षय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।